नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को आप पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। आज मैं बात करूंगा लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस की। हार्डली कभी ऐसा हुआ है कि जब विधानसभा विधान परिषद जो कि कुछ राज्यों में है, शायद 4 या 5 राज्यों में वहाँ पर जो विधान विधान परिषद के चुनाव होते हैं उसको बहुत महत्व दिया जाता है या उसको कोई भी पार्टी बहुत सीरियसली लड़ती है। लास्ट टाइम जब ये चर्चा में आए थे तो उस समय आए थे जब कोविड के टाइम में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और वहां पर चुनाव नहीं, वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे तो लोग उनके पास एक ही चाह रहा था कि वो विधान परिषद के सदस्य बने। लेकिन उसमें बीच में चुनाव नहीं कर किए जा सकते थे तो एक ही कंडीशन चुनाव आयोग ने रखी थी कि यदि ये बिना विदाउट अपोजिशन यानी निर्विरोध चुनते हैं तो ही उसका चुनाव हो सकता है, अन्यथा उस समय उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा सकती थी, उनको रिजाइन करना पड़ता। लेकिन फिर उनके कुछ बीजेपी से सेटिंग हुई और बीजेपी ने हार्ड बार्गेनिंग करते हुए शायद 6 सीटें 10 में से खुद की ली और अन्यथा वो ज्यादा कैंडिडेट खड़ा करके चुनाव होने को वोटिंग को लिए बाध्य कर सकती थी, तो वो नहीं हुआ। तो एक तो वो ही इम्पोर्टेंस था। उसके बाद तो विधान परिषद का जो अब तक यूज हुआ वो नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ आदि लोगों ने इनडायरेक्ट एंट्री मतलब पिछली डोर से एंट्री करके विधान मंडल में एंट्री करके और मुख्यमंत्री पद बने हैं। हालांकि अभी भी शायद नीतीश कुमार विधानसभा के सदस्य नहीं है। योगी आदित्यनाथ पिछली पहली बार जब थे तब विधानसभा सभा के सदस्य नहीं थे, दूसरी बार अब जो है वो विधानसभा के सदस्य हैं। और ऐसा ही अखिलेश यादव, मायावती ये सब भी करते रहे। तो विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल का इतना सा ही यूज था कि जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते और वो मंत्री या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो इस रास्ते का अपनाते थे। लेकिन अभी हाल ही में जो तेलंगाना में 3 सीटों में जो इलेक्शन हुआ उसमें दो तो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी थी और एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ये किस तरह से इनका बंटवारा होता है और किस तरह से इसका इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस समय जो नॉर्थ, विशेषकर नॉर्थ तेलंगाना की ये सीटें थी और इनमें जीतने के बाद बीजेपी का नॉर्थ तेलंगाना में अपना जो प्रभाव है वो काफी बढ़ा लिया है। और करीमनगर उसमें आता है और करीमनगर से ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मंडी संजीव कुमार वहां से सांसद है, तो ये उनका ही क्षेत्र था और उन्होंने इसमें काफी मेहनत की। उनने और किशन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने की थी। और साथ में कार्यकर्ताओं ने भी काफी जम के इसमें मेहनत की और अपने कैंडिडेट को जिताया। हालांकि एक कैंडिडेट जो टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी थे उसमें टीचर्स का कोई एसोसिएशन है जो जो काफी नाराज था सरकार से, वहाँ की रेवंत रेड्डी सरकार से, उन उसको गया। बीआरएस ने इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। तो इस 2 सीटों के चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गए और खुद प्रधानमंत्री ने वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई दी। ये शायद पहला अवसर है, अदरवाइज तो पता भी नहीं लगता कि कब इसके चुनाव हुए। और ये एक तरह से बेसिकली जैसे राज्यसभा में कुछ लोगों को ऑबलाइज करने के लिए सदस्य बना दिया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाता है, उसी तरह इसका इस्तेमाल किया जाता, एक्सेप्ट कि कोई, जैसे मैंने कहा कि जो मुख्यमंत्री मंत्री जो विधानसभा के सदस्य नहीं हो और इसके सदस्य बनना चाहते हो। तो ये एक झटका रेवंत रेड्डी के लिए भी है। वहाँ उन्होंने भी काफी मेहनत की थी, उन्होंने भी अपने करीब 25 एमएलए और मिनिस्टर्स उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए लगा सकते थे। और जो टीचर्स की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी वो उनके पास थी और वो हार गए। अब कांग्रेस का जैसा हमेशा होता है कि वो अपने हार के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं बनाती है और कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं करती है, नहीं उनका कोई वहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड इलेक्शन कैंपेन था। उन्होंने वो लाइटली लेते हैं। लेकिन तो वो फिर यही कह रहे हैं कि क्योंकि बीआरएस ने इसने चुनाव नहीं लड़ा, बीआरएस ने बीजेपी का साथ दिया और इसकी वजह से बीजेपी की वहां पे जीत हुई। तो यहाँ पर भी वो जो मैं कहता हूँ कि बी टीम फार्मूला हार को जस्टिफाई करने का वो वहां पर कांग्रेस ने लगा दिया। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने, जैसा होता है कि बीजेपी हर एक चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है और एक स्ट्रेटेजी बना के लेती है और उसके कार्यकर्ता उसके बाद उसमें एकदम टूट पड़ते हैं, मतलब पूरी शक्ति से कूद पड़ते हैं, नॉट सॉरी टूट नहीं पड़ते, कूद पड़ते हैं। और उसका रिजल्ट होता है कि उनको इसमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है इसका इलेक्टोरल कॉलेज किस तरह होता है ये अभी मुझे मैं इसका अध्ययन करके एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस बार जो
संगठनात्मक शक्ति का बीजेपी ने प्रयोग किया कि उसमें एक 25-25 वोटर के पीछे एक कार्यकर्ता लगा दिया गया था और एक कार्यकर्ता की ये ड्यूटी थी कि आप उन 25 लोगों को वोटिंग करने के लिए बुलाएंगे और वोट डलवाएंगे। हालांकि शायद मेरे ख्याल से 1200 एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सीट के लिए वोटर होते हैं, तो इनमें से यदि आपके 600 भी वोटर हैं तो उन 600 वोटरों को लाना जरूरी होता है। तो ये काम बीजेपी ने किया जिसका कांग्रेस नहीं कर पाई। तो ये इस बात का इंडिकेट देता है कि सबसे पहले तो बीजेपी हर चुनाव को, जैसे आपको याद होगा कि पिछली बार हैदराबाद और सिकंदराबाद की जो म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी ने पूरा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अमित शाह ने भी वहाँ पे कैंपेनिंग की थी। तो बीजेपी एक तरह से फुल टाइम सीरियस पार्टी है। उसके अपोजिट में कांग्रेस में अब वो दम नहीं रहा। वो तो लोगों की कुछ थकान बीजेपी के साथ, और जो लास्ट टाइम बीजेपी ने तेलंगाना में गलती की थी, जो उन्होंने बंगाल में की थी, वही दोहराई। उन्होंने ऐन वक्त पर बंडी संजीव कुमार को अध्यक्ष पद से हटा दिया। बाहर से जो कुछ लोग, कोई राजेंद्र है, वो राजेंद्र बाहर से बीआरएस से शिफ्ट होके आए थे उनके कहने पर, ताकि उनकी चल सके। तो इस गलती की वजह से बीजेपी वहां पे हार गई। अन्यथा वहां पे जबरदस्त बीआरएस की एंटी इनकम्बेंसी थी, और अगर संजीव राव के नेतृत्व में बीजेपी लड़ती तो लोगों का कहना है कि शायद बीजेपी तभी पावर में आ सकती थी। और अब तो अगले चुनाव जो 2029 में होंगे उसमें काफी संभावना है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार वहां पे बना सके। 2028 में होंगे, अपने दम पे वहां पे सरकार बना सके। और रेवंत रेड्डी, जो कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है हाईकमान के साथ में, शायद वो कब पाला बदल जाए इसका कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये मेरा अपना विचार है, कोई इसका सोर्स नहीं है मेरे पास। तो इस तरह से बीजेपी ने एक बार प्रूव किया कि वो हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है। दूसरा, बीजेपी का जो डाउन द लाइन एक बार डिसीजन हो जाता है तो डाउन कार्यकर्ता स्तर पर बहुत ही इफेक्टिवली काम होता है। तीसरी बात, बीजेपी का इससे तेलंगाना में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और चौथी बात, कांग्रेस की एक बार फिर से पोल खुल गई और उन्होंने वही बी टीम वाला बहाना इस पे बनाया। तो इस अंक में इतना ही। आपको ये अगर ठीक लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपने अवश्य कर ही दिया होगा। तो अगले बार मैं जब बात करूंगा तो मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का कैसे गठन होता है, किन किन राज्यों में ये है और किन किन में थी और बाद में डिमोलिश कर दी गई, और इसका क्यों बनाई गई थी, इन सब के बारे में चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।